हे गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर फिर से गाइस। सॉरी फॉर लेट, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मिस्टर प्रखर रायजादा हमेशा के लिए मेरे है। प्राची ने जब लैपटॉप को देखा तो वो हैरान हो गई। तभी स्वाभिमान हैरानी से चिल्लाकर बोला, नियति शेखावत 750 फुल स्कोर किया है और पूरे देश में टॉप किया है। स्वाभिमान की बातें सुनकर सब और भी हैरान हो गए। फुल स्कोर लगकर पूरे देश में टॉप किया है उनकी बहू ने। हैरानी के तुरंत बाद सब खुश हो गए। अब आगे दादाजी बोले, अच्छी बात है, हमारी ये बच्ची सच में आउटस्टैंडिंग है। वो हर फील्ड में टॉप पर है तो भला ये नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए क्या मुश्किल होगा। दादी माँ उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, हाँ अब तो आप खुद ही से सिर ऊंचा करके घूमेंगे ना। आखिरकार आप भी तब चाहते थे शीर्ष पर रहे। और स्वाभिमान, संजीत और प्राची सबसे यही कहते थे कि देश में टॉप पर आओ, पर उनमें से कोई टॉप्स को नहीं कर पाया। और अब जब नियति बच्ची ने पूरे देश में टॉप पर है, वो भी फुल स्कोर के साथ, आपको मिठाई और बोनस बांटना चाहिए। उनकी बात सुनकर दादाजी ने उसकी पहले की लाइन को नजरअंदाज कर दिया और प्रखर को देखकर बोले, हाँ सारे स्टाफ को मिठाई और बोनस बांट दो और गार्ड्स को भी। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। प्रखर ने गहरी सांस लिया। वो अपनी बनी के साथ टाइम स्पेंड करने जाने वाला था, इसलिए काम उसने स्टाफ को ही सौंप दिया। प्राची बोली, सच में भाभी बहुत ब्रिलियंट है। मुझे पहले लगा था उनके पास इतनी सारी स्किल है, शायद उन्हें बोर्ड के लिए पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला होगा, पर वो सच में एक साथ कई काम कर सकती है। अजीत जी प्रखर को देखकर बोले, तुम्हें बच्ची के लिए पार्टी देने चाहिए। उसने टॉप किया है, देखो पूरे देश में हमारी बहू के जैसा कोई नहीं है। अंकिता जी भी हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ तुम्हें नियति को और भी अच्छी तरह से ट्रीट करना होगा अब से, वरना क्या पता वो तुम्हें छोड़ दे। देखो नियति कितनी एक्सीलेंट है, और वो अभी सिर्फ 18 की हुई है, कितनी यंग है। जब वो कॉलेज जाएगी तब वहां उसकी एज की और भी यंग लड़के होंगे। और नियति बहुत खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग है। लड़के उसकी दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तब तुम क्या करोगे? अगर किसी ने अपनी एफर्ट से नियति की दिल चुरा लिया तो क्या होगा? क्या तुम्हें फिर कभी नियति जैसी इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की मिलेगी? खुद को देखो, 29 साल के होने वाले हो 1 महीने के बाद, और आपने रूम में रखे उस टीन के रॉबर्ट की तरह हमेशा रॉबर्ट बनकर रहते हो। क्या इस तरह से तुम एफर्ट्स कर रहे हो? देखना कोई जरूर नियति को एक दिन तुमसे चुरा लेगा, इसलिए अभी से नियति बच्ची को और भी अच्छी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दो। उनकी बात सुन मार प्रखर ने सिर हिला दिया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बनी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी एफर्ट्स करके अट्रैक्ट कर ले। क्या आप मेरी बनी की आइडेंटिटी नहीं जानती हो? कौन सी चीज मेरी बनी को अट्रैक्ट कर सकती है? ना तो पैसा, ना पावर, ना तो बैकग्राउंड। क्या आपको लगता है मेरी बनी को इन सब की परवाह होगी? कोई लड़का मेरी बनी के लिए मुझसे अच्छा कभी नहीं ही सकता, और मेरी बनी मेरे सिवा किसी भी लड़के को नहीं चुनेगी। वो उन्हें मारकर अपनी जानवरों के आगे डाल देगी। आप इतना शेर कैसे हो भाई? स्वाभिमान ने पूछा। उसे आपने भाई की बात पर पूरा भरोसा नहीं था। प्रखर आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, तो क्या मैं तुम पर भरोसा करूं? स्वाभिमान जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी सुकांत जी बोले, भाभी ने जो कहा सही है प्रखर बेटा, तुम्हें नियति को पाने के लिए और भी एफर्ट्स करनी चाहिए। ऐसा बैठ मत जाना सिर्फ इसलिए कि अब तुम दोनों की सगाई हो चुकी है। सगाई टूटती भी है और शादी भी बाद में टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, पर मेरे डिक्शनरी में ये सब नहीं है। मिस्टर प्रखर रायजादा हमेशा के लिए मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। कोई तीसरा इंसान हमारे रिश्ते में नहीं आ सकता। सबकी कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी जो कि नियति की थी। सबने देखा तो कियान के हाथ में इस वक्त फोन था और उसने नियति की नंबर डायल कर दिया था, और नियति ने शायद फोन उठाकर सुकांत जी की बात को सुन लिया था। वहीं प्रखर की होंठों पर स्माइल आ गया था। उसने अपने बेटे को देखा। उसका बेटा उसकी बनी के लिए उसके साथ फाइट जरूर करता था, पर जब कोई और उसके डैड को कुछ कहे ये उसके बेटे से बर्दाश्त नहीं होता था। अब जब सबने कहा कि उसकी मम्मी डैड को छोड़ किसी और के साथ आ जाएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद उसने इसी बारे में पूछने या शिकायत करने के लिए फोन कर दिया होगा। प्रखर ने फोन ले लिया और बोला, ये इस बनी में सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ मेरी। हमारे बीच कोई भी तीसरा इंसान कभी नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर नियति की होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। जो उसका बुरा मूड था वो शांत हो गया। वो बोली, आना भी नहीं चाहिए मिस्टर रायजादा, क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली हूं, इसलिए बी केयरफुल। आई लव यू बनी, प्रखर ने सबके सामने कहा नियति को शांत करते हुए।
जिससे सब हंस दिए। वहीं सारिका की दिल तो मानो टुकड़ों में टूट रही थी। लव यू टू मिस्टर रायजादा, नियति हकलाते हुए बोली। डे से ये वार्ड कितना मुश्किल से उसकी मुंह से निकला हो, जिस वजह से प्रखर को भी हंसी आ रही थी। तभी कियान ने फोन ले लिया और बोली, मम्मी आई लव यू मम्मी, डैड से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर नियति की होंठों पर स्माइल थी। लव यू टू बेटा। फिर नियति को कहीं जाना था तो उसने फोन रख दिया। कियान ने फोन रख के सबको देखा और बोला, सुन लिया आप सब ने, मम्मी मुझे और डैड दोनों को ही छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इतना कहकर उसने घमंड से फोन को अपने डैड को दे दिया और गुस्से से बोला, मेरी मम्मी और डैड को कोई अलग नहीं कर सकता। फिर मन ही मन बोला, क्योंकि मेरी मम्मी सिर्फ मेरी है। उसे इतने गुस्से में देखकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। उनका और कुछ ना कहना ही बेहतर था, वरना ये छोटा शैतान फिर से गुस्सा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नियति इस वक्त नीचे थी और उसके चारों भाई उसकी तारीफ कर रहे थे। नियति की दोनों भाई अरमान और अरहान वहां आ गए थे। प्रमीत भी आना चाहता था पर आज उसे कुछ कोर्ट में काम था, इसलिए वो नहीं आ पाया। वहीं नियति की तारीफ होता देख रूही सबसे ज्यादा नाखुश थी। वो नफरत से भर गई थी। क्यों नियति टॉपर क्यों है? क्यों सब उसकी तारीफ कर रहे हैं? अगर ये सब नियति के बदले उसे बहन मानते और प्यार करते तो कितना अच्छा होता। तभी जय बोला, अरहान भाई हम तीनों ने प्लान किया था, हम नियति की रिजल्ट आने की और उसकी देश में टॉप करने की खुशी में पार्टी देंगे। क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ चलो और प्रमीत भाई को भी बुला लो, वो भी हमें वहीं पर ज्वाइन कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अरहान ने कुछ सोचा और बोला, ये तो अच्छा आइडिया है, वैसे भी हमारी प्रिंसेस तो हमेशा बिजी रहती थी, इसलिए उसकी हर अचीवमेंट पर हम 3 सालों में सिर्फ गिफ्ट ही भेजा है, कभी हम सब ने मिलकर ठीक से सेलिब्रेट नहीं किया है। तभी अरमान कुछ सोचते हुए बोला, भाई क्यों ना आज हम सब नियति की दोस्तों को बुलाए और नियति की प्राइवेट याच पर पार्टी करें। उसकी बात सुनकर जय हैरानी से बोला, मेरी प्रिंसेस के पास एक प्राइवेट याच भी है। अरहान ने सिर हिला दिया और बोला, उसके पास 3 शिप है और वो तीनों ही सबसे बेस्ट है और सबसे हाई प्राइस की है। उसकी बात सुनकर आदित्य एक्साइटेड हो गया और बोला, मैं पहले कभी याच पार्टी में नहीं गया, नियति के पास कौन सी याच है? वो दुनिया की सबसे लग्जूरियस शिप है जो सबसे कॉस्टली से ताइरान है, जो कि 4.9 बिलियन की है, और एक है जिसे नियति ने बाद में नॉर्मल शिपिंग के लिए लैंड के लिए खरीदा था, वो 3 बिलियन की है, और एक दादाजी ने नियति को पिछली बार बर्थडे में गिफ्ट किया था, वो 3.5 बिलियन की है। उसकी बात सुनकर चारों भाई हैरान रह गए। दादा दादी को छोड़कर घरवाले भी सब हैरान थे। रूही और नेहा अर्जित तो सदमे में थे। मतलब नियति के पास 11 बिलियन की सिर्फ याच है, इससे ज्यादा हैरान वो कैसे हो सकते थे? कोई सिर्फ प्राइवेट याच में इतना कैसे खर्च कर सकता है? एक कंपनी की टर्नओवर से ज्यादा पैसे की याच को नियति ने अपने पास रखा था। रूही इस वक्त बहुत जलन महसूस कर रही थी। क्यों नियति के पास इतना सब कुछ क्यों है? उसकी क्या हक है कि वो इतनी अच्छी लाइफ जिए? बचपन की तरह नियति को दयनीय होना चाहिए था और कमजोर होकर सबकी डांट और मार खाना चाहिए था। वो इतनी अच्छी कैसे हो गई? वो बचपन वाली नियति को देखना चाहती थी, जो हर तरफ से उससे कमतर थी, चाहे परिवार की प्यार के मामले में हो या अपनी हर पसंद की चीजों को लेने के मामले में। वो हमेशा नियति से आगे थी। उसकी मोम डैड भाई सब उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे और नियति को इग्नोर कर देते थे। नियति जब रोती थी तब रूही को वहाँ अच्छा लगता था। वो किसी भी कीमत पर नियति को किसी का प्यार मिलते हुए नहीं देखना चाहती थी। जब उसे पता चला कि नियति आ रही है तो उसे लगा वो फिर से नियति के साथ खेल सकती है। पर अब देखो, नियति की तो नहीं पर उसकी जरूर हर दिन किसी ना किसी तरीके से जय और नियति आदित्य ज्यादा बेइज्जत कर रहे थे। और उसकी मोम डैड जो उससे इतना प्यार करते थे वो भी अभी थोड़ा बदलने लगे थे। नियति को सभी भाई मिलकर पार्टी के लिए मना रहे थे। नियति ने गहरी सांस लिया और मान गई तो जय बोला, लिटिल सिस्टर क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड सुमन को बुला लो। नियति ने अपने भाई आंखें छोटी करके देखा और बोली, ठीक है। पहले तो नियति की ऐसे देखने को वजह से जय हड़बड़ा गया, पर जब नियति ने ठीक है कहा तो जय खुश हो गया। नियति ने कॉल किया और सब तैयार होने के लिए चले गए। अपनी पोती और पोते को इतना खुश देखकर विश्वनाथ जी, पार्वती जी, ब्रिजेश जी और कौशल्या जी खुश थे। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए होगा। थोड़ी देर में वो सब तैयार होकर नीचे आ गए। वो जाते उससे पहले ही रूही नियति को देखकर बोली, नियति क्या हम भी तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी में आ सकते हैं? आज तुमने टॉप किया, हमें भी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। रूही पार्टी में जाना चाहती थी, वो भी एक बार अपनी एक फ्रेंड की प्राइवेट याच पार्टी में गई थी।
पर वो याच सिर्फ कुछ मिलियन का था, फिर भी पार्टी बहुत अच्छा था। रूही देखना चाहती थी कि 4-9 बिलियन का याच कैसा लगता है और उसके अंदर पार्टी किस तरह से होती है। उसे नहीं पता था कि नियति हाँ करेगी या नहीं, पर वो चाहती थी नियति हाँ कर दे। आज वो रिजल्ट जानकर खुश तो होगी ही, पर उसकी सिर पर ठंडे पानी डालते हुए नियति बोली, नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है वहां जाने की, ना ही तुम क्वालिफाइड हो। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी आंखों में आंसू लाकर बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो बस तुम्हारी रिजल्ट को सेलिब्रेट करना चाहती थी। नेहा भी आगे आ गई और बोली, नियति, रूही ने कोई गलत मोटिव से नहीं कहा था। वो तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहती थी, भले ही तुम उससे नफरत ही क्यों ना करो। नेहा भी पार्टी में जाना चाहती थी और पहली बार इतनी बड़ी याच में पार्टी कैसे होता है ये देखना चाहती थी। नियति ठंडे भाव से हंसते हुए बोली, मिस रूही, क्या आपके घटिया बाप और बेगैरत माँ ने आपको ये नहीं सिखाया कि जब तक कोई आपको इनवाइट ना करे तब तक अपनी तरफ से घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नियति, बस करो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कठोर रहोगी? सीखा जी बोली। उन्हें आपने लिए बेगैरत औरत सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी विपुल जी शांत होकर बोले, नियति, तुम जाओ, एंजॉय करो, रूही नहीं जाएगी, पर क्या तुम प्लीज प्रॉपर तरीके से बिहेव कर सकती हो? उन्हें भी घटिया बाप सुनना बुरा लगा। उन्होंने सीखा जी को भी आगे कुछ बोलने से रोक दिया। उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, क्यों मिसेस शेखावत, आपको अपनी मनहूस घटिया बेटी को मैंने मना किया इसलिए आप गुस्से में है क्या? वैसे बचपन में भी आप ऐसे ही करती थी। आई मीन अपनी गटर छाप बेटी की हर अचीवमेंट पर उसके लिए पार्टी रखना, बाहर फैमिली की सेलिब्रेट करना, चाहे आपकी सुअर जैसी बेटी कितनी भी घटिया क्यों ना हो। क्या तब आपको याद था कि घर के एक और बेटी भी है? तब आपकी बेटी की अचीवमेंट की बकवास सेलिब्रेशन में आप मुझे घर में बंद करके नहीं चले जाते थे। मैंने तो फिर भी आपकी मनहूस बेटी को उसकी औकात दिखाई। क्या आप चाहिए हो मैं उसे भूखी प्यारी रूम में बंद कर दूं? नियति की बातें सुनकर उनकी दिल में दर्द सा उठा। सजा मिलनी चाहिए, याच गिफ्ट करूंगा। क्या तब आपको याद था कि घर के एक और बेटी भी है? तब आपकी बेटी की अचीवमेंट की बकवास सेलिब्रेशन में आप मुझे घर में बंद करके नहीं चले जाते थे। मैंने तो फिर भी आपकी मनहूस बेटी को उसकी औकात दिखाई। क्या आप चाहिए हो मैं उसे भूखी प्यारी रूम में बंद कर दूं? नियति की बातें सुनकर उनकी दिल में दर्द सा उठा। अब आगे। विपुल जी ने अपनी आंखें बंद कर दिया। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह गया। सीखा जी की भी आंखों से आंसू बह गया, पर वो कहना चाहती थी कि उन्होंने नियति को रूही को पार्टी में न ले जाने के वजह से नहीं टोका, बल्कि उन्हें उसकी मुंह से आपने लिए बेगैरत औरत सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। पर वो कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे जब भी रूही क्लास में अच्छा मार्क लाती थी वो सब उसकी तारीफ करते थे। विपुल जी उसके लिए गिफ्ट ले थे और जो भी उसे चाहिए उसे देते थे, और वो खुद रूही की सारी फेवरेट फूड बनाती थी ताकि रूही खुश हो जाए और अच्छा कर सके। और हर बार वो रूही की छोटी से छोटी अचीवमेंट पर भी पार्टी रखते थे, सेलिब्रेशन करते थे ताकि रूही को अच्छा लगे। पर नियति का क्या, वो तो बच्ची थी, पर वो कभी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। और जब भी वो कहती थी कि डैड मुझे भी आपके साथ रूही दी के लिए सेलिब्रेट करने जाना है, वो उसे कभी नहीं लेकर जाते थे, ये कहकर कि उसके अंदर मैनर्स नहीं है। नियति तब बच्ची थी, समझ नहीं पाती थी और कभी कभी रोने लगती थी। हर बच्चा अपने पेरेंट्स और भाई बहन से प्यार चाहता है और उनके साथ वक्त बिताना चाहता है। नियति भी बच्ची थी, पर विजय जी सीखा जी की नजरों के तो डे से नियति बिगड़ल बच्ची थी जो हर बात पर जिद करने लग जाती थी, इसलिए वो उसे घर पर छोड़कर चेक जाते थे और कई बार वो नियति को रूम में बंद करके चले जाते थे और नियति दिन भर रात तक भूखी प्यासी रहती थी। और ये बात भी उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला था। इस वक्त विपुल जी इतना शर्मिंदा थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वहीं रूही ने अपनी मोम डैड को देखा जो गिल्ट में दिख रहे थे। ये देखकर रूही बहुत परेशान हो गई और बोली, नियति मुझे पता है तब मैं गलत थी, मुझे तुम्हें साथ ले जाने के लिए मोम को मनाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है, तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो, पर मोम और डैड के लिए ऐसी बातें बोलकर उन्हें हट मत करो। वो तो बस तुम्हें थोड़ी पनिश करते थे ताकि तुम जिद ना करो। ईशानी की आंखें अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी और वो हंसते हुए बोली, ओह सच में तो तुम भी तो एक घटिया और बिगड़ल लड़की हो ना। मेरे बार बार मना करने पर भी टन हमेशा मेरी बातों के बीच में अपनी ये गटर जैसी मुंह से कुछ ना कुछ गंदगी उगलती रहती हो। तो क्या ये सजा तुम्हें भी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें ये सजा बहुत पसंद है। तुम्हारे घटिया माँ बाप भाई को भी तो ये मजेदार लगता था ना, तो क्यों ना तुम भी इस सजा को ट्राई करके देखो कि कैसा लगता है।
उसकी बात सुनकर रूही डर गई। दिन भर भूखी प्यासी रहना ये तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी थी। वो कभी थोड़ी देर के लिए भी भूखी नहीं रह पाती थी। उसे जो भी चाहिए पहले से ही सब कुछ उससे मिल जाता था। पिछली बार की सजा वो अभी तक नहीं भूल पाई थी। हर दिन गार्डन में पौधों को पानी डालना, घर में पोछा लगाना, ये सब याद आते ही रूही डर से कांप गई। अब तो उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने नियति के साथ जाने की बात की। वो जल्दी से पीछे हट गई। तभी अरिजीत आगे आया और बोला, नियति बस बहुत हुआ। डैड ने कहा ना रूही तुम्हारे साथ नहीं जा रही है। मुझे पता है तुम्हारे साथ हम सब ने गलत किया है, पर तुम उसकी सजा सिर्फ रूही को नहीं दे सकती। वो भी उस वक्त छोटी थी, उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर नियति ने तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा घटिया सौतेला भाई। सजा सिर्फ तुम्हारी मनहूस कुएं की मेढक को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अब जब तुम उसे बचाना चाहते हो तो क्यों न तुम उसके साथ सेक्स भुगतो या फिर उसके लिए सजा भुगतो। और देखो कि दिन भर आधी रात के वक्त भूखी प्यासी एक रूम में बंद रहने में कितना मजा आता है। ये बोलते हुए नियति की आवाज और भी ठंडी हो गई। उनकी चेहरे पर नफरत झलक रही थी। अरिजीत पूरी तरह से हैरान था। वो हैरानी से बोला, तुम मुझे सजा दोगी? हाँ, तुम्हें ही। इतना कहकर नियति ने स्टाफ को ऑर्डर दिया और बोली, इन दोनों को लेकर रूम में बंद कर दो, उनके रूम से खाना पानी सब हटा दो। स्टाफ हड़बड़ा गए। स्टाफ ने घरवालों की तरफ देखा। अमृत चुप होकर बैठा था। वो जानता था अब नियति जो करना चाहती है। अगर किसी ने उसे रोका तो ये अच्छा नहीं होगा। नियति की चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम जो कहोगे स्टाफ करेंगे। तुम हमें कैसे सजा दे सकती हो? अरिजीत गुस्से से बोला। तो नियति उसे ठंडे भाव से देखते हुए बोली, शुश, ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ वरना तुम्हारे इस जीभ को काट दूंगी। मिस्टर शेखावत, क्या आप अपनी प्यारी घटिया बेटी और कचरा बेटे को बचाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर विपुल जी ने आंसू भरी आंखों से नियति की नफरत से भरी आंखों देखा। उनकी दिल में दर्द हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को क्या बना दिया है? एक हार्टलेस पसंद जिसके अंदर नफरत भरी पड़ी है। उन्होंने बिना भाव के स्टाफ से कहा, नियति ने जो जहां वही करो। अरिजीत और रूही को रूम में बंद कर दो और आज उन्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा रात तक। उनकी बात सुनकर अरिजीत और रूही दोनों हैरान रह गए। उनके डैड ये क्या कह रहे हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? अभी रात तक वो कैसे भूखे प्यासे एक रूम में बंद रहेंगे? डैड, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा छोड़िए, प्रिंसेस कैसे दिन भर भूखी प्यासी रहेगी? जैसे मेरी बहन बचपन में भूखी प्यासी रहती थी वैसे ही। जय अरिजीत को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, डैड, मैं रूम में इतनी देर नहीं रह सकती। मैं इतनी देर भूखी नहीं रह सकती डैड। नियति प्लीज मुझे माफ कर दो। रूही अब सच में डर से रोते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नियति रूही का मजाक उड़ाते हुए बोली, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें तो ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। रूही ने फिर मदद के लिए अपनी मोम को देखा पर सीखा जी भी कुछ नहीं बोली। वो अगर कुछ कहती तो नियति उनसे और नफरत करती, बचपन के बारे में सोचकर। विपुल जी ने स्टाफ को ऑर्डर दिया, दोनों को रूम में ले जाकर लॉक कर दो। स्टाफ रूही को लेकर चले गए। उसकी चिल्लाने का रोने का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अरिजीत को कोई पकड़ रखा था। अरिजीत ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और नियति को घूरते हुए वहां चला गया। उसके पीछे पीछे स्टाफ भी चेक गए। जय बोला, वाह कितना अच्छा है, खुद ही रूम में बंद होने चले गए, स्टाफ को लेने की भी जरूरत नहीं है। अरिजीत जो सीढ़ियों पर था वो उसकी बात सुनकर गिरते गिरते बचा। वो स्टाफ के साथ घसीटे हुए नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो तो खुद ही जा रहा था। क्या जय का मजाक उड़ाना जरूरी था? तभी नियति की फोन में लगातार मैसेज आने लगा। नियति ने फोन देखा तो वो हैरान हो गई। अरमान ने भी उसके फोन में देखा और हैरानी से बोला, वाह प्रिंसेस, तुम्हारी फोन में तो आज पैसों की बारिश हो रही है। ओहो, सच में? किसने पैसे भेजे? आदित्य भी पास आ गया। अरहान ने फोन देखा और बोला, ये सब शायद रायजादा फैमिली की तरफ से सबने नियति को टॉप करने के लिए पैसा गिफ्ट भेजा है, वो भी कई करोड़ों। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। वाह, रायजादा फैमिली तो सच में दानी है। करण हंसते हुए बोला, चलो चलते हैं। अरहान बोला तो सब ने हाँ में सिर हिला दिया और नियति के साथ बाहर चले गए। नेहा जो कोने में खड़ी थी उसे इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। वो आज कुछ नहीं बोली क्योंकि रूही के साथ वो सजा नहीं भुगतना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था नियति ने बस टॉप्स को किया है, इसके लिए करोड़ों देने की क्या जरूरत है। ये बात वो अभी रूही को बताना चाहती थी, पर रूही तो रूम में बंद होगी, पर फोन तो होगा ना। वो जल्दी से वहां से इस बारे में रूही से बात करने के लिए चली गई। उन सब के जाने के बाद विपुल जी अपने रूम में चले गए।
शिखा जी भी उनके साथ चली गई। जैसे ही वो रूम में पहुंची उन्होंने विपुल जी को रोते हुए देखा। हमने अपनी छोटी सी बच्ची को बहुत दर्द दिया है शिखा। पता नहीं वो कैसे दिन भर रूम में अकेली भूखी प्यासी रहती होगी। हम सब जहां अच्छे से खा पी रहे थे और रूही के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं हमारी छोटी सी बेटी रात तक भूखी प्यासी रहती थी शिखा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हम जब इतने बड़े होकर ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, वहां नियति दिन भर भूखे प्यासे कैसे रहती होगी। तब तो वो एक छोटी बच्ची थी। हम इतना क्रूएल कैसे हो गए शिखा, मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। मैं बाप कहलाने की लायक नहीं हूं। नियति को मुझ जैसा बाप ही नहीं बल्कि नियति हम जैसा परिवार ही डिजर्व नहीं मरती है। उनकी बात सुनकर शिखा जी भी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें भी बहुत दर्द हो रहा था, पर अब वो क्या कर सकती थी। वो पूरी तरह से अब तीनों बच्चों को छोड़कर अगर नियति को प्यार करने की दावा करेगी तो ये भी पूरी तरह से झूठ होगा, और नियति को तो उनका प्यार चाहिए भी नहीं। शिखा जी ने विपुल जी को देखा और बोली, अगर हम उस वक्त रूही के जितना ही प्यार नियति को देते क्या अब हमारी बेटी ऐसी होती। शिखा जी का दिल थोड़ा कड़वा हो गया था। उन्हें रह रह कर नियति की कई बातें याद आ रही थी कि उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद की है और तीनों बच्चों की नैनी बनकर रह गई है। विपुल जी ने शिखा जी को देखा और बोले, हाँ इसमें हम सब की गलती है, पर हम अब क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मैंशन में प्रखर और कियान तैयार होकर बाहर आए। सबने उन दोनों बाप बेटे को देखा। दोनों ब्लैक ड्रेस पहन रखा था। डे से दोनों माफिया बॉस हो, और ये सच भी था, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी से मैच करता था। सारिका प्रखर को देखने से खुद को रोक ही नहीं पाए। वो फिर से डे से प्रखर के प्यार में पड़ रही थी। उसे दर्द हो रहा था कि प्रखर अब उसका नहीं हो सकता। तभी कियान ने चिल्ली मसाला पाउडर का डिब्बा उठा लिया जो अभी स्वाभिमान पॉपकॉर्न में डालकर खा रहा था, और बोला, मेरे डैड को देखते रहो और मैं इसे तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा ताकि तुम्हारी आंखों में से सारी गंदगी निकल जाए। उसकी बात सुनकर सारिका ने जल्दी से प्रखर के ऊपर से अपनी नजर को हटा लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये छोटा शैतान बच्चा जो कहता है वो कर देता है। उसे किसी का कोई डर नहीं था। वो तो सबको इग्नोर कर देता था घर में। तभी प्राची बोली, तुम कहाँ जा रहे हो भाई के साथ छोटा डॉन। उसकी बात सुनकर कियान जो अभी गुस्से में था वो नॉर्मल हो गया और हंसते हुए बोला, मैं अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने टॉप किया है ना, इसलिए मैं और डैड उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान जल्दी से बोला, कहाँ, कौन सी क्लब में, जल्दी बताओ भाई। कियान, हम सब भी आपके साथ भाभी की टॉप करने की खुशी में सेलिब्रेट करने जाएंगे। ये कोई क्लब नहीं है, मेरी मम्मी के पास प्राइवेट याच है, क्रूशिप, वो भी सबसे बड़ा वाला। हम वहीं पार्टी करने जा रहे हैं। ये सुनकर सब अबाक रह गए। सच में वो एक याच पर पार्टी करने जा रहे थे। जल्दी उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनके पास भी दो याच था जो दुनिया की सबसे बेस्ट याच था। एक प्रखर का पर्सनल याच था और एक उनका खुद का याच था। बढ़िया, अगर मेरी बहू को याच में पार्टी करना पसंद है तो मैं उसके लिए कल एक याच ऑर्डर करके गिफ्ट करूंगा, वो टॉप जो आए है। अजीत जी हंसते हुए बोले। तो प्रखर बोला, ऑर्डर करने से पहले मेरी बनी को पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 प्राइवेट याच है। वो अभी भी फोन में देख रहा था, पर बाकी सबका तो होश उड़ने वाला था। सारिका तो सदमे में थी, हे भगवान, इस लड़की के पास कितना पैसा है आखिर। तभी कियान बोला, मैं मम्मी को कॉल करके पूछता हूं कि आप आ सकते हो या नहीं। कियान ने अपने फोन से अपनी मम्मी को कॉल किया। प्राची सोच रही थी क्या आज वो जाएगी तो फिर से प्रमीत जी को देख पाएगी। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर, बाय।